हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए प्लेट टेक्टोनिक इवेंट जो है जिसके कारण भूकंप जैसी घटना घटती है, ज्वालामुखी जैसी घटना घटती है, उसी टॉपिक में हमने आज सेलेक्ट किया है भूकंप टॉपिक को। आज हम भूकंप टॉपिक को कवर करेंगे और भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन सा मानव जनित कारण है, कौन कौन सा प्राकृतिक कारण है, भूकंप होता कैसे है, भूकंप आते हैं तो कितने तरह के वेव निकलते हैं, इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है अर्थक्वेक यानी भूकंप जो है पृथ्वी का हिलना या कांपना ही भूकंप कहलाता है। हमारा जो धरातल है, धरातल पर एक तरह का वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न होता है जिससे धरातल की सारी वस्तुएं प्रभावित होती है, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वो सभी वस्तुएं प्रभावित होती है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। आप सभी ने 2015 का नेपाल का भूकंप, अभी हाल फिलहाल में जो भूकंप सबसे डिस्ट्रक्टिव था, इसको फील किया होगा, क्योंकि ये भूकंप 2015 के अप्रैल महीने में लगभग आया था और इस भूकंप में सबसे ज़्यादा क्षति नेपाल में हुई थी। तो ऐसी घटना का होने का कारण क्या है, इस कारण को हम देखेंगे। भूकंप के कारण जो है इसके बहुत से हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम पहला कारण देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। प्लेटों की जो है विवर्तनिकी की घटना से भूकंप उत्पन्न होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो एस्थेनोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर के नीचे, उसमें मैग्मा भरा होता है। उसमें क्या होता है? मैग्मा भरा होता है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपरी भाग में मैग्मा भरा होता है और इसी मैग्मा के ऊपर जो है प्लेटें जो है तैरती रहती है और इसी प्लेटें के ऊपर हमारा जो है लिथोस्फीयर यानी धरातल है। क्या है? धरातल है। और इस मैग्मा में संवहनीय धारा का प्रभाव होता है जिससे मैग्मा मूव करती है और मैग्मा के मूव करने के कारण हमारा प्लेटों में भी मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट के कारण धरातल पर वाइब्रेशन यानी कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम भूकंप का नाम देते हैं। लिखता है संवहनीय धारा के कारण मैग्मा गमन करती है, जिसके कारण प्लेटों में भी मूवमेंट होता है और लिथोस्फीयर क्या होता है? वाइब्रेट करता है, यानी स्थल मंडल हिलना शुरू करता है, जिसे हम भूकंप की घटना कहते हैं। इसी तरह से अन्य और भी कारण हो सकते हैं भूकंप का। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट का एग्जाम्पल। एक भूकंप आया था 11 मार्च 2011 को जापान में। दो प्लेटों के टकराने से यह भूकंप आया था, जापानी प्लेट और पैसिफिक प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में कोलाइड किए थे तो ये भूकंप आया था, जिसने जापान में बहुत ही भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई थी। इस भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पे 9 थी। भूकंप की तीव्रता 9 थी। इसमें 25,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। जापान में बहुत ही आर्थिक नुकसान हुआ था इस भूकंप से। जापान का एक संदाई एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसके बाद जापान में जो है एक फुकुशिमा दाइची एटॉमिक पावर स्टेशन है। फुकुशिमा दाइची एटॉमिक पावर स्टेशन है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अभी मैंने बताया एक एग्जाम्पल और 2015 में नेपाल का भूकंप अप्रैल महीने के लगभग में आया था। ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। हमने आपको कल बताया था कि जो हमारा भारत है, भारत का जो ये भारतीय जो प्लेट है इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं और हमारा ऊपर जो हिमालय के इधर प्लेट होता है उसको हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। ये दोनों के टकराने से हमारा यहाँ हिमालय क्षेत्र का निर्माण होता है और ये हिमालय क्षेत्र का निर्माण जो है ये दोनों प्लेट के टक्कर से होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो नेपाल वाला भूकंप इसी दोनों प्लेट के टक्कर के कारण हुआ था, जो कि काठमांडू नेपाल की राजधानी में बहुत ही क्षति हुई थी इस भूकंप से। देखिएगा इसकी तीव्रता 7.6 थी और इससे बहुत ही क्षति हुआ था नेपाल में। उसके बाद एक और भूकंप का एग्जाम्पल देखते हैं। 26 नवंबर 2004 को आया था सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया में। इंडियन प्लेट
और बर्मी प्लेट के टकराने से आया था। इसकी तीव्रता 8.9 थी। इस समय टकराने से सुनामी भी आया था। सुनामी जो एक जापानी शब्द है, सुनामी है जापानी शब्द है। और इस भूकंप से जो है अपना तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला है, तटीय इलाका है, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था इस जो है 26 नवंबर 2004 का जो है भूकंप से। तो ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक जो है, यानी प्लेटों के आपस में टक्कर होने से जो है भूकंप जो आती है, उसके हमने एग्जाम्पल्स देखे। और भी भूकंप आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगला कारण देखते हैं। अगला कारण क्या है भूकंप आने का? कहता है अगला कारण हमारा वोल्केनिज्म कहता है। वोल्केनिज्म के कारण भी भूकंप जैसी घटना घटती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब मैग्मा जो है, धरती के अंदर से मैग्मा अगर बाहर आती है तो धरातल पे आती है, तो उस क्रिया में एक्सप्लोजन होता है, बहुत जोर का आवाज़ आता है, विस्फोट होता है, हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेट होता है। और यही हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेट होने के कारण स्थल मंडल में वाइब्रेशन पैदा होता है, स्थल मंडल में वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे भूकंप जैसी घटना होने की संभावना होती है। आगे ज्वालामुखी चैप्टर को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी हम भूकंप का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो भूकंप में हमने उसके कॉज पढ़ा था कि भूकंप कर आने का कारण क्या क्या हो सकते हैं, यही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक वोल्केनिज्म है, यानी वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी भूकंप आ सकती है। सबसे अधिक वोल्केनिज्म से भूकंप आने की संभावना यूरोप कॉन्टिनेंट में और इंडोनेशिया में होती है। उसके बाद ये हमारा प्राकृतिक कारण था। ये जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक इवेंट और वोल्केनिज्म जो है, दोनों प्राकृतिक कारण था। कुछ मानव जनित कारण से भी भूकंप आती है, कुछ मानव जनित कारणों से भी भूकंप आती है, उसको हम देखते हैं। कहता है बांध का निर्माण, जब हम कोई डैम बनाते हैं तो वो भी भूकंप का कारण बनती है। देखिए कैसे, इस पिक्चर को समझिएगा। ये हमारा प्लेट है, ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है। और मान लीजिए ये प्लेट यहाँ पर ज्वाइंट है, दोनों का यहाँ पर मिलान हो रहा है, और यहाँ हमने एक डैम बना दिया, यहाँ हमने एक डैम बना दिया। और डैम बनाकर इधर से पानी आ रही थी, इस पानी को हमने यहाँ रोक दिया, इस पानी को हमने यहाँ रोक दिया। इस पानी को रोका तो यहाँ पानी का एक विशाल भंडार जमा हो गया, पानी का एक विशाल भंडार जमा हो गया। और तो इस विशाल भंडार के जमा होने से इस P1 प्लेट पे ऊपर से नीचे की तरफ दबाव बढ़ा। ये P1 प्लेट पे ऊपर से नीचे की तरफ दबाव बढ़ा। दबाव बढ़ने से प्लेट के नीचे जो मैग्मा है, मैग्मा इधर से इधर भागना चाहेगी। मैग्मा में एक संवहनीय करंट का निर्माण होगा, वो मूव करना चाहेगी। तो जब मैग्मा मूव करना चाहेगी तो ये निकलने का मार्ग खोजेगी, और निकलने का मार्ग इसको जहाँ से मिलेगा, इस जॉइंट से मिले, अगले जॉइंट से मिले, जहाँ से इसको निकलने का मार्ग वहाँ से निकलेगी और धरती में कंपन पैदा करेगी। प्लेट हिलेगा और धरती में कंपन पैदा करेगी, जिससे भूकंप होने की संभावना बनती है। इसका एक एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र के कोयना नदी पर एक डैम बनाया गया था, कोयना बांध। 1962 में ये बांध बन के तैयार हुआ था, और 1967 में एक भूकंप आई थी बहुत ही जोर का। उस समय महाराष्ट्र में बहुत ही क्षति किया था यह भूकंप। 7.5 इंटेंसिटी से, तीव्रता से यह भूकंप आई थी। तो हुआ क्या था, कोयना नदी के पानी को कोयना बांध बना के रोक दिया गया था, जिससे प्लेट पर, एक ही प्लेट पर दबाव बढ़ा, और दबाव बढ़ने के कारण प्लेटों में मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के कारण भूकंप आई थी। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बरगी डैम है, जो कहाँ है, जबलपुर में है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। वहाँ भी इसके बनने से भूकंप आई थी। तो ऐसी क्रिया, ये मानव जनित क्रिया, भूकंप आने का मानव जनित कारण है। उसके अलावा और भी मानव जनित कारण है भूकंप आने का, देखते हैं क्या है। और भी मानव जनित कारण में अगला कारण हमारा एक्सपेरिमेंट ऑफ बम ब्लास्ट, बम परीक्षण, विभिन्न तरह के बमों का परीक्षण आज जो है मानव इस मोड़ पे आ गया है। आप लोग सभी जानते हैं, सभी देश जो है परमाणु परीक्षण कर कर खुद को परमाणु शक्ति बनाने के लिए विभिन्न तरह के परमाणु परीक्षण करते हैं, बमों को फोड़ते हैं। उस परीक्षण के दौरान जो है उच्च तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड वेव ध्वनि तरंगें निकलती है। वही ध्वनि तरंगें जो है कंपन तरंग में बदलती है, और कंपन तरंग जो है धरती में
कंपन पैदा करता है और अर्थक्वेक का कारण बनता है। ये हमारा मानव जनित है। इसी तरह से और भी कुछ कारण है भूकंप आने का, देखते हैं। अगला कारण है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। चट्टानों का टूटना भी भूकंप आने का कारण होता है। एक हमारे प्रोफेसर थे, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम है एच.एफ. रीड। एच.एफ. रीड नाम है। उन्होंने 1906 में एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में इन्होंने कहा था कि जो भूगर्भिक चट्टान है, धरती के अंदर या धरती के ऊपर जो चट्टान है, उनमें एक दाब सहने की क्षमता होती है। एक दाब सहने की क्षमता होती है। जब वो क्षमता से अधिक प्रेशर उन पर पड़ता है तो ये चट्टानें टूट जाती हैं। ये चट्टानें टूटने लगती है और टूटने के क्रम में उनमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और वो भूकंप लाती है। इसका एक एग्जाम्पल है 2017 में जनवरी और फरवरी के महीने में दिल्ली में एक भूकंप आया था, जिसका केंद्र जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उसका केंद्र था। और इसका कारण जो है चट्टानों के बीच दरारें पाई गई थी। इसका कारण हिमालय के जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज में जो है 70 फॉल्ट पाई गई है। 70 फॉल्ट है, चट्टानों में दरार पाई गई है, जो कि भूकंप का धरती के ऊपर भूकंप लाने का कारण माना जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये कारण जो है, जो चट्टानों में जो फॉल्ट होता है, दरार होता है, वो किस तरह का होता है और क्यों भूकंप लाने की कोशिश करता है वो दरार। देखते हैं। जो ये फोटो देखिए, एक पिक्चर देखिए। ये मान लीजिए हमारा एक चट्टान है और ये एक ही चट्टान है, दोनों के बीच एक दरार है। तो दरार अगर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसी को फॉल्ट बोलते हैं। तो ये चट्टान इधर मूव करना चाहेगी, ये चट्टान इधर मूव करना चाहेगी ताकि ये दरार भर जाए। और ये मूव करने के चक्कर में जब चट्टान इधर इधर हिलती है तो वहाँ इस एरिया में भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। तो ये जो है चट्टानों के हिलने डुलने से भी, चट्टानों के कंपन से भी भूकंप आती है। ये भी एक भूकंप का कारण है। उसके बाद अगला कारण देखेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ चट्टान हो गया, यानी भूकंप का। ये इन कारणों को हमने देखा, भूकंप की इतनी कारणें थी भूकंप आने की। अब जो है भूकंप जो आती है वो कितने प्रकार की भूकंप वेव होते हैं। भूकंप में जो है विभिन्न तरह की वेव का निर्माण होता है, जिस कारण से धरती पर जो है विनाश लेके आती है धरातल पर। उन वेव के बारे में चर्चा करेंगे। भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगों के प्रकार मुख्य रूप से भूकंप के तरंग जो है 3 प्रकार के होते हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। देखिएगा, शुरू में हमने इसको 2 भाग में बांटा, एनर्जी वेव में और बॉडी वेव में। बॉडी वेव कहता है कि बल और दाब के कारण जो वेव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी वेव। और चट्टान और द्रव्यमान के गति के कारण जो वेव होता है उसे एनर्जी वेव बोलते हैं। तो इसी को 2 भाग में बांटा है, संपीड़न यानी रॉक्स का कंप्रेशन और एक्सपेंड, यानी रॉक्स जो है सिकुड़ता है और फैलता है तो वहाँ पर पी वेव उत्पन्न होता है। रॉक्स जो है ऊपर नीचे अप डाउन की गति करती है तो वहाँ एस वेव उत्पन्न होता है। और ये जो है धरातल पर, केवल धरातल पर चलने वाली वेव है। इसमें जो है 2 तरह की होती है, एक रेलेट वेव और एक लॉ वेव। जिसमें ये नॉर्मल होता है, सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव होता है, इसीलिए इसी को पढ़ना है, एल वेव। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एल वेव या लॉ वेव बोलते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीनों वेव जो है एग्जाम पॉइंट व्यू से, वेव के तीनों टाइप जो है, जो सिस्मिक, इसको हम भूकंप तरंग कहते हैं या सिस्मिक वेव भी बोलते हैं। इसको सिस्मिक तरंग भी बोलते हैं या भूकंपीय तरंग भी बोलते हैं, सिस्मिक तरंग भी बोलते हैं। तो इन मुख्य रूप से 3 तरंगों को हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट व्यू से। पी वेव कहता है इसका स्पीड 8 से 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एस वेव का स्पीड 6 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और एल वेव का स्पीड सबसे कम होता है, 2 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे अधिक स्पीड होता है पी वेव का, उससे कम होता है एस वेव का और सबसे कम होता है एल वेव का। यानी ये स्पीड बताता है कि सबसे पहले ये पी वेव पहुँचेगी, भूकंप होगा उस क्षेत्र से अगर कहीं दूर जाएगी या भूकंप के फोकस से अधिक केंद्र की तरफ, सबसे पहले कौन सा वेव पहुंचेगा, पी वेव। उसके बाद कौन सा वेव पहुंचेगा, एस वेव। उसके बाद कौन सा वेव पहुंचेगा, एल वेव। अभी हमने चर्चा किया कि भूकंप के फोकस से अधिक केंद्र पर,
ये टॉपिक आपको मैं डील कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिएगा, भूकंप का अधिकेंद्र और भूकंप का जो है फोकस क्या होता है। जिस पॉइंट से भूकंप उत्पन्न होता है उसे ओरिजिन कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है और हमारा भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ, इस पॉइंट पे हमारा भूकंप उत्पन्न हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और अगर इस धरातल के नज़दीक, इस धरातल के लंबवत सबसे नज़दीक पॉइंट जो होगा, जिस पॉइंट पे भूकंप सबसे तीव्र गति से भूकंप यहाँ महसूस किया जाएगा, इस पॉइंट को एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर या अधिकेंद्र। एपिसेंटर के बारे में कहता है केंद्र से लंबवत दूरी पर होगा। ये जो केंद्र है यानी फोकस है, इससे लंबवत दूरी पर होगा, यानी इधर इधर नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, केंद्र से लंबवत दूरी पे होगा और नियरेस्ट सबसे नज़दीक पॉइंट पे होगा। देखिएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये लंबा है, ये भी लंबा है, सबसे नज़दीक पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। उसके बाद कहता है यहाँ जो है तरंगे सबसे पहले पहुँचती है, यानी सबसे पहले भूकंप कहाँ महसूस किया जाएगा, इसी पॉइंट पे, एपिसेंटर पे, इसीलिए इसको एपिसेंटर बोलते हैं। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रक्शन यानी नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, एपिसेंटर पे होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा, इसी एपिसेंटर पे होगा। एपिसेंटर के बारे में एक पिक्चर देखते हैं, एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आएगा। इस फोटो को देखिएगा, देखिएगा ये हमारा जो है फॉल्ट है, मान लीजिए ये दरार है और इसी दरार पर यहाँ हमारा भूकंप का केंद्र है, भूकंप का केंद्र है। इसी केंद्र को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और इस केंद्र से जो लंबवत दूरी है और सबसे नियरेस्ट धरातल का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। सबसे पहले वेव यहीं पहुंचेगी, सबसे ज़्यादा तीव्रता भूकंप का यहीं महसूस किया जाएगा और इसी को एपिसेंटर बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र। इसके बारे में चर्चा किया हमने। अब हम देखते हैं, हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने तीनों वेव को पढ़ा, पी वेव, एस वेव, एल वेव, इसका स्पीड देखा। अब जो है पी वेव का नेचर देखते हैं। पी वेव जो है क्रस्ट को, मेंटल को और कोर को पार कर देती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर को पार करती है। और एस वेव जो है सिर्फ क्रस्ट और मेंटल को पार करती है। ध्यान रखिएगा, ये जो है हमने आपको बताया था, धरती जो है, धरती का जो सरफेस है 3 भागों में बांटा गया था। एक था ये अंदर कोर था, उसके बाद क्या था, मेंटल था, और ऊपर जो है ये क्रस्ट यानी ऊपर पट्टी बोलते हैं। तो यानी ये जो हमारा पी वेव है तीनों लेयर को पार कर जाती है। और वेस वेव जो है सिर्फ 2 ही लेयर को पार करती है, किसको, क्रस्ट को और मेंटल को। इसका कारण क्या है कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो कोर होता है धरती का, धरती के कोर में जो है तरल पदार्थ होते हैं। धरती के कोर में क्या होते हैं, लोहा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि निकेल और फेरस जो है पिघल जाते हैं, वहाँ लोहा का पिघला हुआ रूप रहता है, तो वो तरल पदार्थ में रहते हैं। तो ये जो हमारा पी वेव है ये ठोस और तरल दोनों में गति करता है, इसलिए ये धरती के कोर को भी पार कर जाता है, धरती के कोर को भी पार कर जाता है। लेकिन एस वेव जो है धरती के कोर को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि ये तरल पदार्थ में इसकी गति नहीं होती है, तरल पदार्थ में ये मूवमेंट नहीं कर पाता है। तीसरा हमारा एल वेव है जो सबसे विनाशकारी होता है, क्योंकि ये धरातल पर गमन करता है और धरातल पर सबसे ज़्यादा कंपन लाता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी हमारा एल वेव होता है। आइए इसको हम विस्तार रूप से एक फोटो के मदद से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर को देखिएगा, ये हमारा एपिसेंटर है और ये धरातल पर जो ब्लू लाइन दिखाया गया है आपको, ये ब्लू लाइन ये धरातल पर गमन करता है, ये सरफेस पे गमन करेगा। तो सरफेस पे गमन करेगा तो ये कौन सा वेव होगा, एल वेव होगा। कौन सा वेव होगा, एल वेव, एल वेव होगा। उसके बाद देखिएगा एक हमारा यहाँ पर वाइट लाइन निकला हुआ है, वाइट लाइन निकला हुआ है, ये हमारा देखिएगा, ये हमारा सॉलिड कोर है और आउटर कोर जो होता है लिक्विड होता है। यहाँ निकेल, फेरस सब जो है खनिज और सभी तत्व जो है पिघले हुए अवस्था में रहता है, ये हमारा लिक्विड है, ये जो हमारा लिक्विड है। तो हमारा एस वेव का नेचर क्या होता है, ये तरल पदार्थ में गमन नहीं करता है, तो ये यहाँ से जो है रुक जाएगी, विलुप्त हो जाएगी यहाँ के, और यहाँ अगर तरल पदार्थ नहीं है तो यहाँ से यहाँ गमन करेगी, यानी यहाँ से यहाँ गमन करेगी, यहाँ से यहाँ गमन करेगी। तो इसलिए एस वेव जो है
कोर को पार नहीं करता है, ये सिर्फ क्रस्ट और मेंटल को ही पार कर पाता है एस वेव। लेकिन पी वेव के बारे में हम चर्चा किए हैं, तो पी वेव के बारे में हमने बताया था कि ये तीनों क्रस्ट को, कोर को और मेंटल को पार करते हैं, क्योंकि ये तरल पदार्थ में भी है, लिक्विड में भी इसका मूवमेंट होता है। देखिएगा ये हमारा जो लाइन है, ये लाइन हमारा पी वेव का है, ये लाइन हमारा पी वेव का है। ये यहाँ से निकली, ये लिक्विड वाले लेयर को भी पार किया, केंद्र से भी होके गुजरा, यानी ठोस से होके भी गुजरा और लिक्विड से भी होके गुजरा, क्रस्ट से उत्पन्न हुआ, मेंटल को पार किया, कोर में घुसा, कोर को पार करते हुए फिर मेंटल को पार करते हुए फिर क्रस्ट इधर आ गया। ये हमारा पी वेव है। इस बारे में हम जाने। अब इसी पिक्चर पे एक टॉपिक और हम देख लेते हैं। ये हमारा कहता है पी वेव शैडो जोन। देखिएगा पी वेव यहाँ लिक्विड होने के कारण यहाँ से ये डाइवर्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से पी वेव डाइवर्ट होके यहाँ से यहाँ आया। तो ये जो जोन बना, ये जो जोन बना, एक बार और समझिएगा ध्यान से। यहाँ से हमारा तीनों वेव चला था, पी वेव, एस वेव और एल वेव। तो पी वेव जो है, एस वेव धरातल पे गमन किया था यहाँ, एस वेव इससे घूम के यहाँ से निकल गया, यहाँ से घूम के निकल गया क्योंकि ये लिक्विड में गमन नहीं करता है, और पी वेव पूरे एरिया में गमन किया। तो यहाँ जो क्षेत्र बना, यहाँ हमारा पी वेव नहीं गमन करता है, इस क्षेत्र में पी वेव गमन नहीं करता है। तो इस क्षेत्र को पी वेव शैडो जोन बोलते हैं और इसका जो रेंज होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होता है। 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होता है। इसमें एक चीज़ और देखिएगा, हमारा एस वेव जो है यहीं से इधर गमन किया था और यहाँ से ऊपर ही गमन किया था। इस पूरे क्षेत्र में एस वेव नहीं आया था, इस पूरे क्षेत्र में एस वेव नहीं आया था। तो इसको हम नो डायरेक्ट एस वेव, यानी डायरेक्ट एस वेव इधर नहीं आ पाता, इसलिए इसको भी हम एस वेव शैडो जोन बोल सकते हैं, एस वेव शैडो जोन बोल सकते हैं। ये हमारा क्षेत्र है 105 डिग्री से लगभग 145 डिग्री तक के क्षेत्र को पी वेव शैडो जोन बोलते हैं। याद रखिएगा पी वेव शैडो जोन और एस वेव शैडो जोन। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक था, फिर से उस पर आते हैं। तीनों वेव हमने पढ़ लिया, कौन से तरल में, कौन से ठोस में गमन करेगा, कौन से प्लेयर को पार करेगा, कौन धरातल पे गमन करेगा, ये सब हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंटेंसिटी। जो हमारा भूकंप है उसका इंटेंसिटी मापने का जो है सिस्मोग्राफ में हम मापते हैं। उसमें मापने का पैमाना क्या है? सिस्मोग्राफ। इसमें जो है 0 से लेकर 10 तक कॉलम होते हैं और ये सिस्मोग्राफ की इंटेंसिटी अगर 1 पॉइंट बढ़ती है तो हमारा डिस्ट्रक्शन जो है 10 गुना बढ़ता है। यानी 1 से 10 तक जो स्केल होता है, अगर इसमें 6 से 7 हुआ, अगर भूकंप का पैमाना मान लीजिए 6 है, 6 से अगर 7 हो गया भूकंप का इंटेंसिटी, तो यहाँ जो विनाश हुआ था उसका 10 गुना विनाश यहाँ होगा, ये हमारा कहता है। उसके बाद जो है भूकंप मापने के 2 और स्केल होते हैं, रोसीफेरॉल और मर्केली, जिसमें 1 से 11 तक कॉलम होते हैं और जिस मर्केली में 12 मापक होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज में हमारा सिस्मोग्राफी होता है, इसी पर हम यूज करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक और है, एक पिक्चर को समझिएगा। इस पिक्चर में क्या कहता है, ये मान लीजिए गुजरात में कहीं भूकंप आया, इसमें हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आइसोसिस्मल क्या है और होमोसिस्मल क्या है। इस पिक्चर के माध्यम से समझिएगा। गुजरात में अगर 7 इंटेंसिटी से 5 बजे भूकंप आया, चंडीगढ़ में 5 बजे 8 इंटेंसिटी से भूकंप आया, तमिलनाडु में 5 बजे ही 6 की तीव्रता से भूकंप आया, मध्य प्रदेश में 8 बजे 7 की तीव्रता से भूकंप आया। तो ये जो तीव्रता है यहाँ कितना है? 7 है और यहाँ भी कितना है? 7 है। तो दोनों तीव्रता अगर बराबर है, भले टाइम उसका अलग अलग हो, भले टाइम क्या हो? अलग अलग हो, टाइम क्या हो? अलग अलग हो, तीव्रता बराबर हो, तो इस पॉइंट को, इसका, इस जो भूकंप आया था वहाँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो रेखा मिलाती है, इस आइसोसिस्मल बोलते हैं। या ये दोनों क्षेत्र आइसोसिस्मल कहलाएगा, ये दोनों आइसोसिस्मल कहलाएगा। उसके बाद ये जो हमारा होमोसिस्मल है, मान लीजिए यहाँ भूकंप आई गुजरात में 5 बजे और यहाँ आई 5 बजे और यहाँ भी आई 5 बजे, भले हमारा इंटेंसिटी अलग अलग हो,
लेकिन टाइम हमारा सेम है, तो इसको आपस में गुजरात को और चंडीगढ़ को और तमिलनाडु को क्या बोलेंगे, एक ही समय पर आने वाले भूकंप के स्थान को क्या बोलेंगे, होमोसिस्मल। और सेम इंटेंसिटी से आने वाले भूकंप के स्थान को हम क्या बोलेंगे, आइसोसिस्मल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आइसोसिस्मल क्या है, होमोसिस्मल क्या है, ऑप्शन दिया रहेगा, गलती नहीं करेंगे, टिक करके आएंगे। उसके बाद हमारा जो है कहता है सबसे ज़्यादा उच्च तीव्रता का भूकंप 65% भूकंप जो है पैसिफिक रीजन में आते हैं। पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा भूकंप आने का कारण क्या है। उसके बाद मिड लैटिट्यूड यानी 30 से 60 डिग्री के अक्षांश के क्षेत्र वाले अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन, इंडिया के नॉर्थ हिस्से में और मेक्सिको में भी भूकंप आने की संभावना रहती है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा 65% भूकंप जो है प्रशांतीय क्षेत्र में क्यों आता है, इसका रीजन हम देखते हैं क्यों आता है। इसका रीजन हम देखते हैं, देखिए ये रिंग ऑफ फायर, इस पिक्चर को समझिएगा। हमने कल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था कि जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट एक ओशियनिक प्लेट से या दो ओशियनिक प्लेट आपस में टक्कर खाती है तो वहाँ मुर्दार पर्वत का, ज्वालामुखी मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी भी भूकंप आने का एक रीजन है। हमारा ये पैसिफिक ओशियन है, देखिए क्या है, पैसिफिक ओशियन, यानी ये पैसिफिक प्लेट है टोटल, ये क्या है, टोटल पैसिफिक प्लेट है ये। और ये हमारा है साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, ये हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। कहता है कि यहाँ जो है पैसिफिक कॉन्टिनेंट इस तरफ और इस पैसिफिक कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट, यानी पैसिफिक प्लेट और एशियन यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट यहाँ टक्कर होती है। यहाँ भी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट मूव करता है और इधर पैसिफिक ओशियनिक प्लेट मूव करता है, तो यहाँ भी दोनों प्लेट में टकराव होगा। ऐसे टकराव की स्थिति होती है हर जगह पे, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो ये एक एरिया, इस एक क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र रिंग टाइप का क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोल्केनिज्म और सबसे ज़्यादा भूकंप होने की संभावना इसी क्षेत्र में रहती है। और ये पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ है, इसीलिए ये पैसिफिक रीजन, पैसिफिक जोन बोलते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोल्केनिज्म और सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। तो यही इस टॉपिक को हमने यहाँ बताया कि सबसे ज़्यादा वोल्केनिज्म और सबसे ज़्यादा भूकंप जो है पैसिफिक प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आता है, 65% तक होता है। इसका ये लगभग 65% तक होता है। तो इसका यही कारण है, क्योंकि वहाँ जो है दो टेक्टोनिक प्लेट जो है आपस में, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट आपस में टक्कर होती है, संभावना बनी रहती है टक्कर होने का, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहती है भूकंप का। आज के टॉपिक में हमने भूकंप को बड़ी सुविधाजनक ढंग से समझा। ऐसे ही आगे हम सभी टॉपिक को कंटिन्यूटी, एक क्रमवार ढंग से बताते चलेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को हम धीरे धीरे लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।